सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फर्स्ट रिवोल्यूशनरीज जो एक्टिविटीज़ हैं। नाइन अब 1907 तक तो हमने किया ना, सूरत स्प्लिट तक हमने सारा कुछ कर लिया। ठीक है, किया कि नहीं सूरत स्प्लिट तक? ठीक है। अब उससे बाद ये कब था? 1907 में हुआ सूरत का स्प्लिट। अब सूरत का स्प्लिट के बाद 1907 से लेकर 1917 के बीच में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हो रहा था तो वर्ल्ड में, तब जो है यूरोप में हो रहा था, तब इंडिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फेज क्या है? ये पीरियड मार्क करता है एमरजेंस किसका? सीक्रेट सोसाइटीज़ इंडिया में डेवलप होती हैं और रिवोल्यूशनरी ग्रुप बनते हैं। जो किसके लिए? कि हम इंडिया की इंडिपेंडेंस अचीव करेंगे। किसके थ्रू? वायलेंट और रेडिकल मीन्स के थ्रू। नॉट जो कन्वेंशनल मीन के हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल मैनर में, नहीं, थ्रू वायलेंट अटैक्स। ये फेज जो है राइज ऑफ, यहाँ मिलिटेंट नेशनलिज्म बहुत हद तक राइज हो जाता है। ठीक है, जो डिससेटिस्फैक्शन है, जो मॉडरेट की पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से कि इन्होंने कुछ नहीं अचीव किया है। ठीक है, रिप्रेशन जो होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, जो हमने रिप्रेशन के बारे में पढ़ा भी था, उसका रिएक्शन भी था। रिवोल्यूशनरी एक्चुअली दिस इस पीरियड में ना वो कंसंट्रेटेड है प्राइमरी तीन एरियाज में, बंगाल में, महाराष्ट्र में और पंजाब में। ठीक है, विद पैरेलल मूवमेंट अमर्जिंग अमोंग द इंडियन रिवोल्यूशनरी अब्रॉड, कुछ अब्रॉड में भी है। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके क्या क्या हुआ है इस फेज में 7 से 17 के बीच। बैकग्राउंड क्या था? देखो, इन एक्टिविटीज़ का इस टाइम पे राइज होना सबसे बड़ा था कि फेलियर, डिससेटिस्फैक्शन मॉडरेट्स के साथ। ठीक है, फेलियर ऑफ मॉडरेट टू अचीव सब्सिट्यूट, कोई पॉलिटिकल कंसेशन ब्रिटिश से ले ही नहीं पाए पटिशन और पीसफुल नेगोशिएशन कर करके। ठीक है, इससे क्या हुआ? राइज हुआ एक्सट्रीमिस्ट लीडर का, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन, लाला लाजपत राय, जिन्होंने एडवोकेट किया कि डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए और मिलिटेंट नेशनलिज्म होनी चाहिए, कि कन्फ्रंट्रेशन करनी है अब हमें किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक और कारण है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, जहाँ इन बहुत सारे इंडियंस को जो है इस पर बहुत गुस्सा आया, स्पेशली जो बंगाल के लोग थे। इससे स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट का राइज हुआ। जो यूथ था बंगाल का, वो भी डिसइल्यूजन था नॉन वायलेंट के साथ, मेथड के साथ। वो पूरी तरीके से उन्हें लगा कि नॉन वायलेंट मेथड से कुछ अचीव नहीं किया मॉडरेट्स ने। ठीक है, ठीक है, फॉर्म्ड सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ग्रुप बनाए सीक्रेट में और फाइट करने के लिए ब्रिटिश के साथ। देखो, इनको इंस्पिरेशंस भी मिली ग्लोबल मूवमेंट्स। इंडिया के रिवोल्यूशनरीज जो हैं, अब इस फेज़ में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो रशियन रिवोल्यूशन जो 1905 का, उससे भी इंस्पायर हुए, जो आयरिश की स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस के लिए। तो उन्हें लगा कि वॉयलेंस, अब यहाँ पे तो वॉयलेंस से अचीव किया ना रशियन रेवोल्यूशन, इन्हें लगा कि वॉयलेंस ऑन आर्म रेबेलियन जो है वो नेसेसरी है इस ब्रिटिश रूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, दे हैव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 100 साल पहले हुई है। ठीक है, 100-200 साल। उन्हें लगा वहाँ पर भी वॉयलेंट हुए थे। ठीक है, वॉयलेंट रेवोल्यूशन हुआ था, तो वॉयलेंस उन्हें लगा कि एक बेस्ट मेथड है। ठीक है, अब रिप्रेसिव पॉलिसी, ऊपर से जो हार्श मेजर, जैसे जो 1907 में जो सेडिशन मीटिंग एक्ट लाया गया कि कोई भी नहीं मीटिंग कर सकते, प्रेस एक्ट लाया जिससे प्रेस को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। बहुत सारे लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई। तो इंडियन पॉपुलेशन और पुश हुई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की तरफ। गुस्से में इंसान के पास जब कुछ भी नहीं है तो वो हथियार ही उठाएगा ना। अच्छा, कुछ की फीचर हम देखते हैं इस 1907 से लेकर 1917 की मूवमेंट। देखो, फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, बहुत सारी रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो है बने, जिन्होंने क्या किया? आर्म रेजिस्टेंस किया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। कुछ प्रोमिनेंट ग्रुप, जैसे अनिशनल समिति बनी थी 1902 में। डेट्स याद रखना, कभी कभी क्या पूछ लेता है, 5-6 कमेटी सीक्रेट सोसाइटी का नाम ले लेगा और बोलेगा कौन सी पहले बनी है। ठीक है, तो जैसे अनिशनल समिति 1905 में बनी है, किसके द्वारा? प्रमोथा मित्र के द्वारा, अरबिंदो घोष ने और दूसरों ने बनाई थी। ये ट्रेन करती थी यूथ को फिजिकल फिटनेस और रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज में। जुगांतर जुगांतर पार्टी जो है 1906 में, ये भी बंगाल में बनी। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन था जो अनिशुल्क समिति से टूटा हुआ था। ठीक है, जैसे बरिंदर कुमार घोष ने और भूपिंदर नाथ दत्ता ने बनाई थी, जिनका फोकस था बॉम्बिंग और असैसिनेशन, के बॉम्ब मारेंगे और हम बड़े ऑफिशियल्स को जो है, ब्रिटिश ऑफिशियल को असैसिनेट करेंगे। ओके, फिर है अभिनव भारत सोसाइटी। देखो, महाराष्ट्र में 1904 में, फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर और उसके ब्रदर ने। कब? 1904 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये इंस्पायर्ड थी जो मजीनी की यंग इटली मूवमेंट है ना,
यूनिफिकेशन ऑफ इटली में मजीनी, उससे इंस्पायर्ड थे। अभिनव सोसाइटी, ठीक है, भारत सोसाइटी। अब नोटेबल कुछ रिवोल्यूशनरी इंसिडेंट जो इस दौर में हुए, जो इन्होंने किए, देखो सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर बम केस है जो 1908 का। दो रिवोल्यूशनरी जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की, इन्होंने एक अटेम्प्ट किया था असैसिनेट करने का, मारने का, किसको, एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को, किंग्सफोर्ड को। इसके ऊपर बम फेंका गया, इसका जो कैरेज है, जो इसका वो होता है ना, वो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी आगे होती है लेकिन पीछे एक कैरेज होता है, बड़ा वीआईपी होता था उस टाइम जो बड़े बड़े लोग यूज़ करते थे। इस पे अटैक किया था। अटैक जो है मिस्टेकली जो है 2 ब्रिटिश वुमेन इसकी जगह मर गई थी, है ना। तो जो खुदीराम बोस है वो अरेस्ट हो गए और हैंग कर दिया गया था एट एज ऑफ 18 ईयर्स, सोचो। और बिकेम वन ऑफ द इंडियाज यंगेस्ट मार्टर, सबसे यंगेस्ट शहीद इंसान खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस। सब किसको याद है, भगत सिंह बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन खुदीराम बोस किसी को याद है? 18 साल का एक लड़का देश के लिए शहीद हो गया। प्रफुल्ल चक्की ने जो है कमिट कर लिया था सुसाइड, अवॉइड करने से कैप्चर, और थोड़ा गिल्टी भी थे कि इनकी वजह से 2 मासूम औरतों की जो है मौत हो गई, ठीक है। फिर अलीपुर बॉम्ब का जो बॉम्ब केस है, ये भी 808 से लेकर 1908 से लेकर 1909 के बीच में हुआ था। ये भी ग्रुप ऑफ जो रेवोल्यूशनरी थी, किसके द्वारा, बरिंदर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है, लेड बाय बरिंदर कुमार घोष। ये अरेस्ट हो गए थे फॉर प्लानिंग मुंबई जो प्लानिंग बॉम्ब अटैक को प्लान कर, अटैक के लिए प्लानिंग के लिए इनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। ये ट्रायल बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशनरी केस ऑफ द टाइम, इसीलिए इसको केस कहते हैं, अलीपुर बॉम्ब केस। बहुत सारे लीडर्स जो हैं इसमें सेंटेंस्ड हुए थे। ट्रांसपोर्टेशन टू दी अंडोमान जो सेलुलर जेल है वहाँ पे, अंडोमान निकोबार है ना, वहाँ पे एक काल कोठड़ी, वहाँ पे जेल होती थी, वहाँ पे भेजा गया था, ठीक है। असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल, देखो रिवोल्यूशनरी जैसे मदन लाल ढींगरा है, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल को असैसिनेट किया। 1909 में ढींगरा ने के सर विलियम कर्जन विली को लंदन में जाकर जो है मारा, ठीक है, ड्राइंग अटेंशन टू, ताकि लोगों की अटेंशन, लोगों का ध्यान जो है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ इंटरनेशनली भी पड़े, समझे। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड, अब देखो इंडिया में तो हो रही थी, अब्रॉड में भी हो रही थी। जैसे इंडिया हाउस इन लंदन, श्याम कृष्ण वर्मा ने एस्टैब्लिश किया था इंडिया का हाउस लंदन में, एक हब था जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट और रिवोल्यूशनरीज इकट्ठे होते थे। ये एक सेंटर बन गया था इन एक्टिविटीज़ का, और ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोपोगंडा करने का, एंटी ब्रिटिश प्रोपोगंडा का। लीडर्स लाइक मदन लाल ढींगा थे, वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, ये इस हाउस के साथ जुड़े हुए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको 1909 में जो है बंद कर दिया था, ढींगरा के असैसिनेशन ऑफ विली के बाद, ठीक है। फिर गदर पार्टी नॉर्थ अमेरिका की, देखो 1913 में लाला हरदयाल ने जो है और कुछ बाकी लोगों ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में एक गदर पार्टी का जो है बनाई थी, जिसका एम था कि एक पैन इंडिया रेबेलियन होगा अगेंस्ट ब्रिटिश, पूरे इंडिया में। जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ था ना, कुछ उस स्केल पे रिवोल्ट किया जाएगा। कामागाटू इंसिडेंट जो 1914 का, ये भी एक शिप जो है वो इंडियन माइग्रेंट्स को जो है कि यहाँ से गए थे, ठीक है, और उन्हीं को कनेडियन अथॉरिटी ने जो है वहाँ से वापस भेज दिया था, ठीक है, और बहुत सारे लोग मरे भी थे, और फर्दर रेडिकलाइज कर दिया इंडियन एक्सपर्टीज़ को और फ्यूल किया एक एंटी ब्रिटिश सेटलमेंट। फिर बर्लिन कमेटी 1915 की, इन कमेटीज़ का नाम याद रखना है, इनके रिलेटेड कुछ जो लोग हैं उनको याद रखना, बाकी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। रिवोल्यूशनरी लाइक वरिंद्रनाथ चक्रवर्ती, चट्टोपाध्याय, बुरिंदरनाथ दत्ता, लाला हरदयाल, इन्होंने ये बर्लिन कमेटी फॉर्म की थी जर्मन में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। किसके लिए? टू सिक्योर जर्मन सपोर्ट, ताकि हम आर्म्ड रेबेलियन अपराइजिंग कर सके, कहाँ पे? इंडिया में, समझे। तो बर्लिन कमेटी कौन कौन है? वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपिंदरनाथ दत्ता, लाला हरदयाल, ये एसोसिएटेड है। बर्लिन कमेटी कब हुई? 1915 में। ये चीज़ें याद रखने की, ठीक है। आप इसको मेंस के आंसर में भी ऐसे ही कर सकते हो, प्रीलिम्स में भी कर सकते हो। रिवोल्यूशनरी लिटरेचर इस दौर में, देखो इस दौर में पैम्पलेट्स का यूज़ हुआ, न्यूज़पेपर का, किताबों का, इन आइडियाज़ को जो है मासिस तक पहुंचाने के लिए। जैसे वंदे मातरम एडिटेड बाय अरबिंदो घोष, एक रिवोल्यूशनरी पब्लिशन बन गया जिसने एडवोकेट किया कि सेल्फ रूल के लिए। इंडियन सोशोलॉजिस्ट जिसने पब्लिश्ड बाय श्याम कृष्ण वर्मा लंदन में, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था रिवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडा। वीर सावरकर ने लिखा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में, जिसने ग्लोरीफाई किया 1857 के रिवोल्ट और इनकरेज किया लोगों को कि हथियार उठाने के लिए, कि आर्म्ड रेबेलियन, हथियारों से बगावत करने के लिए, ठीक है।
अब इतने सारे जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ 1907 के बाद, तो ब्रिटिश को भी तो कुछ करना था ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है रिस्पॉन्ड किया बड़े सख्त मेजर्स के साथ इन रिवोल्यूशनरीज़ को क्रश करने के लिए। अरेस्ट और एग्जीक्यूशन हुए इन रिवोल्यूशनरीज़ की, जैसे खुदीराम बोस का हुआ, मदन लाल ढींगरा का हुआ, बाकी दोनों इन्होंने एक इंट्रोडक्शन हुआ एक डॉक्टेरियन लॉ का, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया 1950 में, जिसने गवर्नमेंट को स्वीपिंग पावर दी कि कोई भी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ हो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। यूज़ ऑफ सिपाहीज और इन्फॉर्मेंट, सिपाहीज और इन्फॉर्मेंट का यूज़ किया गया इन लोगों का, जासूसों का, ताकि ये क्या है रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स में जो है अंदर घुस के इनके साथ काम करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन जो है ब्रिटिश को देंगे। इस तरीके से इन्होंने कर्व करने की कोशिश की। फिर आता है, ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, और फिर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यूरोप में वॉर छूट जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स? देखो, मॉडरेट लीडर्स जो थे उन्होंने ब्रिटेन को सपोर्ट किया। क्यों? अंडर लीडरशिप जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनिशियली जो है ब्रिटिश को सपोर्ट किया इस वॉर में, होपिंग के हम सपोर्ट करेंगे और ब्रिटिश अगर वॉर जीत की तो हमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगी, पॉलिटिकल कंसेशन मिलेंगे। बहुत सारे मॉडरेट को ये बिलीव था कि इंडिया की लॉयल्टी ब्रिटिश को इस वॉर के दौरान वुड बी टू लीड टू ए ग्रेटर ऑटोनॉमी आफ्टर वॉर, के हमें कुछ और आज़ादी मिलेगी क्या ये ख़त्म होने के बाद। लेकिन क्या होता है, कांग्रेस अडॉप्टेड एक लॉयलिस्ट अप्रोच के वफादारी के साथ, है ना, बट दिस वाज सून मेट विद डिसअपॉइंटमेंट, जैसे ही पोस्ट वॉर्स पॉलिसी शोड दैट लिटिल इंटरेस्ट इन ग्रांटिंग एनी सेल्फ रूल। तो पता चल गया कि और जितने के बाद ब्रिटिश कुछ नहीं देने वाली, ठेंगा नहीं देने वाली, ये ऐसे हम लोगों को ललचा रहे हैं। तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो मॉडरेट डिमांड कर रहे थे कि इंडिया का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में और होना चाहिए, जो 1885 से वो डिमांड कर रहे हैं, मिला उनको नहीं। ठीक है, ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड जहां लिमिटेड रिफॉर्म, जैसे मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन आता है 1917 में, जिसका प्रॉमिस था कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इंडिया में लाई जाएगी, लेकिन ये फेल होगी। कोई क्लियर टाइमलाइन और फ्रेमवर्क, कोई फ्रेमवर्क नहीं हुआ, कोई टाइमलाइन नहीं, बस एक बार एक बोल दिया कि हम ठीक है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, कब बनाएंगे कैसे बनाएंगे कुछ नहीं बताया। ठीक है, होम रूल मूवमेंट, वहीं पे एनी बेसेंट और तिलक क्या कर रहे थे? देखो, एक सिग्निफिकेंट फेज है 1618 के बीच का होम रूल मूवमेंट का इंडिया में, स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए, जो मार्क करता है सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, स्वराज के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्पायर के अंदर ही। ठीक है, कि ऊपर हेड रहेगा वो नॉमिनल और हम रियल एग्जीक्यूटिव रहेंगे। ये इंस्पायर्ड था आयरिश के होम रूल मूवमेंट से, जो दो प्रोमिनेंट लीडर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है वो इंडिया में स्टार्ट किया। ये दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, येट साइमल्टेनियसली ये इंडियंस को पीछे अपने रैली लगा रहे थे, किसके? लोगों को आइडिया बता रहे थे सेल्फ रूल कैसे होगा, अचीव होगा, क्या होता है ये। ऑब्जेक्टिव क्या था होम रूल मूवमेंट का? देखो, हमें स्वराज अटेंड करना, मतलब सेल्फ रूल, खुद हम हुकूमत करें, कि हमें, इन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए इंडिया को विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, अलो इंडियंस टू गवर्न देमसेल्फ वाइल रिटेनिंग एलिजियंस, के हम क्राउन की तरफ, जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी तरफ वफादार रहेंगे, लेकिन हमें ये अलो करना चाहिए कि हम अपने पीपल्स पे खुद रूल करें। मोबिलाइजिंग मासेस, देखो क्रिएट किया गया एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल मूवमेंट, लोगों को इन्वॉल्व करके सारे रीजन्स के, क्लास के, कम्युनिटीज़ के। ठीक है, और एक आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया गया, क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, एजुकेट किया गया मासिस को उनके हक, उनकी ज़रूरतों के बारे में, अब ऑफ सेल्फ रूल। ठीक है, किस तरीके से अचीव होगा, क्या चीज़ है ये। ठीक है, लीडरशिप ऑफ होम रूल मूवमेंट, देखो बाल गंगाधर तिलक ने किन से, महाराष्ट्र में, सेंट्रल प्रोविंस और कर्नाटका में। ठीक है, तिलक ने जो है वो जेल से छूटे 1914 में, और दोबारा पॉलिटिक्स में इंटर किया स्लोगन के साथ, स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, अब होम रूल मूवमेंट 1916 में स्टार्ट करते, 2 साल के बाद जेल से निकलने के। उसने फाउंड की अपनी इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में, जो ऑपरेट करती थी मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस में। इस लीग ने क्या किया, इसका एम था कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे अलग अलग रीजन से और स्प्रेड करेंगे किसकी डिमांड, सेल्फ रूल की, ब्रिटिश के अगेंस्ट। वहीं एनी बेसेंट ने क्या, ऑल इंडिया मूवमेंट, एक ब्रिटिश बोर्न थियोफिस्ट थी और सोशल रिफॉर्मर थी, जिसने नेशनलिस्ट को ज्वाइन किया मूवमेंट को, और एक पावरफुल एडवोकेट बन गई इंडिया के सेल्फ रूल। ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट इसने भी 1916 में लॉन्च कर दी, सितंबर 1916 में, जो ऑपरेट करती थी रीजन्स में जहां तिलक की लीग जो है लेस एक्टिव थी, सच एज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। शी यूज्ड न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ अपने जो है कॉज को प्रमोट करने के लिए। ओके,
मेथड क्या था होम रूल मूवमेंट का? पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, मतलब हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स में, पैम्पलेट्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू लोगों को इकट्ठा करके लोगों को समझाना, एजुकेट करना लोगों को सेल्फ रूल और उनके उनके राइट्स के बारे में, कि व्हाट काइंड ऑफ राइट्स यू होल्ड, फॉर्मेशन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, लोकल लीग ने एस्टेब्लिश किए कुछ ब्रांचेज इंडिया में, इनलिस्टिंग उनमें मेंबर्स को ऐड किया, ऑर्गेनाइज किए गए लेक्चर्स, होल्डिंग डिस्कशन, पटिशन, रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन पास किए जाते थे लोकल बॉडीज़ में, और पटिशन जो है वो फिर ब्रिटिश को भेजी जाती थी, किसके लिए? डिमांड के लिए, सेल्फ रूल की डिमांड करने के लिए। ओके, अपील की कि एजुकेटेड इंडियंस को, देखो मूवमेंट ने प्राइमरली टारगेट किया जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे, इंक्लूडिंग जैसे लॉयर हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, कि आप लीड करो इस चार्ज को, आप डिमांड करो, आप सड़कों पे आओ, ठीक है, अवेयरनेस फैलाओ, यू आर एजुकेटेड इंडियंस, ठीक है। अचीवमेंट इस होम रूल मूवमेंट का क्या हुआ? वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिला। देखो ये मूवमेंट ने बहुत सारी सपोर्ट जो है अर्बन मिडिल क्लास इंडियन से ली, स्टूडेंट और प्रोफेशनल से। ये डिमांड जो स्वराज की थी ये ऑल पार्ट ऑफ इंडिया में फैली, इवन रीजन्स दैट हैड बीन पॉलिटिकली डोरमेंट, जो बिल्कुल ही नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं थे, उन रीजन्स में भी जब स्वराज का आइडिया लोगों को फैला, लोगों को पता चला कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, तो वो लोग भी जो है पॉलिटिकली एक्टिवेट हुए। रिकन्सिलिएशन बिटवीन मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट, इस फेज का देखो ये मूवमेंट ने हेल्प किया जो ब्रिज करने के लिए जो गैप था ना मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में, जो 1907 में सूरत में स्प्लिट हो गया था, वहीं इस लीग ने कहीं ना कहीं दोनों को क्लोज लाया, और लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में जो साइन किया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और फर्दर यूनाइट करता है नेशनलिस्ट फोर्सेस को, रिन्यूअल ऑफ नेशनलिस्ट एनर्जी। देखो नेशनल मूवमेंट जो है ना इस पीरियड में जो बीच में जो सूरत स्प्लिट के बाद जो है 1907 के बाद कहीं ना कहीं एक डोरमेंट स्टेज में इंडिया चला गया था मूवमेंट्स के खिलाफ। तो ये जो आया ना 1916, इसने कहीं ना कहीं वो जो ऊर्जा थी, वो जो ताकत थी नेशनल मूवमेंट्स की, वो जो लोगों की प्रोटेस्ट की स्ट्राइक्स को दोबारा से वो आइडियाज़ जो है पब्लिक में फैलना शुरू हुआ, दोबारा से जो है लोगों को एक फ्रीडम की तरफ मोड़ने का। और ये एक परफेक्ट स्टेज सेट कर दिया था 1917 में अराइवल ऑफ गांधी। 1916 में आ चुके थे लेकिन वो इंडिया घूम रहे थे पूरा, ठीक है। तो पीरियड ऑफ अनएक्टिव और लेड द ग्राउंड फॉर फ्यूचर जो मास मूवमेंट है गांधी के अंदर, तो कहीं ना कहीं मासेस को प्रिपेयर करने में ये मूवमेंट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी। प्रेशर ऑन ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने रिस्पॉन्ड किया इस मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करके, मॉन्टेग्यू जो डिक्लेरेशन है 1917 का आगे पढ़ेंगे, जिसने प्रॉमिस किया है कुछ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंडिया। डिक्लाइन कैसे हुई होम रूल मूवमेंट की? देखो गवर्नमेंट रिप्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सख्त मेजर्स लिए इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। एनी बेसेंट जो है ब्रीफली अरेस्ट भी हुई 1917 में, है ना, विच डैम्प्ड द मूवमेंट मोमेंटम कहीं ना कहीं। राइज ऑफ गांधी, देखो गांधी का इमरजेंस एज ए लीडर ना, विच हिज विद हिज फोकस, उसका फोकस था कि लोगों को, मासेस को, दुनिया को, जो पीपल से कॉमन पीपल उनको इकट्ठा करना है ना, और नॉन वायलेंट रिवोल्ट रेजिस्टेंस, हमने सत्याग्रह करना है बिना वॉयलेंस के, बिना मार काट के, बिना हथियार उठाए, ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं ओवरशैडो कर दिया था होम रूल मूवमेंट को। इंटरनल वीकनेसेस भी थी, द मूवमेंट ने जो है वो जो है ज़्यादातर अर्बन मिडिल क्लासेस में रही, और यहाँ पे भी वो फेल हो गई इन्वॉल्व करने के लोगों को, किसको? पीजेंट्स को, वर्कर्स को, और बाकी मार्जिनल ग्रुप्स को भी। अब क्या डिफरेंट था तिलक और बेसेंट की स्ट्रेटजीज में और लीडरशिप में? वो भी क्रिएट किया उसने कहीं फर्दर हर्डल्स, क्योंकि दोनों के माइंडसेट, दोनों के थॉट्स, दोनों के बैकग्राउंड्स, वेयर दे कम फ्रॉम, हाउ दे वांट टू, व्हाट दे अचीव, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट थे। पोस्ट फॉर्म, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि 1919 में कि मॉन्टेस्क्यू चेल्स फॉर्म रिफॉर्म आएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 जिसको बोले, प्रोवाइडेड लिमिटेड कंसेशन, डाइवर्टिंग, और कहीं ना कहीं अटेंशन जो है ना वो 1990s के जो रिफॉर्म है उस पर चली गई, और फ्रॉम किससे? होम रूल मूवमेंट से। लेकिन इसका एक फ़ायदा जो होम रूल मूवमेंट का, जो वी बिलीव कि लखनऊ सेशन जहाँ पे रीयूनियन हुआ दोनों मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है, कांग्रेस रीयूनाइट हुई 9 साल की डिवीजन्स के बाद। बाल गंगाधर तिलक जो साइडलाइन कर दिए थे सूरत स्प्लिट के बाद, उन्हें कांग्रेस ने दोबारा वेलकम बैक किया। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था नेशनल मूवमेंट का। लखनऊ पैक्ट बिटवीन, फिर वहीं लखनऊ पैक्ट होता है बिटवीन किसके? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के। पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है वो एक साथ आते हैं, एक यूनाइटेड डिमांड पॉलिटिकल रिफॉर्म की ब्रिटिश से मांगने के लिए, कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो हैं वो नेसेसरी हैं इंडिया। कुछ की पॉइंट अगर हम देखें लखनऊ पैक्ट का, वो थे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लोगों ने आपस में सहमति की कि हम लोग
दोनों इकट्ठे काम करेंगे इंडिया का सेल्फ गवर्नेंस के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, ये बड़ी गलती थी। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया मुस्लिम लीग का डिमांड जो सेपरेट इलेक्टोरेट का है, जो 1909 में मिला था। ठीक है, बहुत सारी लेटर कंट्रोवर्शियल हुई, ये एग्रीमेंट वाज सीन एज नेसेसरी, लेकिन ये कांग्रेस के लिए ज़रूरी था तब मुस्लिम्स को जो है नेशनलिस्ट फोल्ड में लाने का, एट द टाइम जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी उस वक्त उस फोल्ड में लाने के लिए। ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, देखो पैक्ट ने डिमांड किया कि कुछ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ऑटोनॉमी, इसने एम्फसाइज किया कि कुछ नीड है हमें भी ऑटोनॉमी की, और डिमांडेड ग्रेटर रोल इंडियन की, कि हमें कुछ आज़ादी मिलनी चाहिए हमारे ही कंट्री की गवर्नेंस की, और हमें इन्होंने डिमांड किया कि हमारा रोल जो है इंक्रीज होना चाहिए गवर्नेंस। सेफ गार्डिंग माइनॉरिटी राइट्स, सेफ गार्डिंग क्या, माइनॉरिटी राइट्स। बोथ पार्टीज प्लेज्ड टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज एंड वर्क फॉर कम्युनल हार्मनी। दोनों पार्टीज ने कहा कि जो कम्युनल टेंशन्स आई हैं, हमें जो 1907 के स्प्लिट में जो हिंदू जो डिवाइड एंड रूल का जो ब्रिटिश का था इरादा, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ के राइट को रिस्पेक्ट करेंगे, हम काम करेंगे कम्युनल हार्मनी की तरफ। तो ये लखनऊ पैक्ट्स के कुछ हाईलाइट्स थे। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या था लखनऊ का, यूनिटी हुई नेशनल मूवमेंट में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मिल गए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई, कांग्रेस और लीग की जो आपस में जो अलायंस बना, ये एक रेयर मूवमेंट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। प्रेशर आया ब्रिटिश देखो जैसे ही यूनिफाइड, जैसे ही हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपना जो है पक्ष साथ मिलकर ब्रिटिश के सामने रखा, तो ब्रिटिश पे ऑब्वियस ही बात है और प्रेशर पड़ा, उन्हें अब कंसिडर करना पड़ा कि कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए एक बेस बना दिया था। ठीक है, जैसे होम रूल मूवमेंट का 1968 टू 19, तो गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चलेगी 1920 से 22 की, ये एक मेजर कहीं ना कहीं क्या था, एक मेजर जो है मोमेंट था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का। ठीक है, फिर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जिन्नाज रोल, देखो मोहम्मद अली जिन्ना जिसने प्ले किया की रोल निगोशिएटिंग, लखनऊ पैक्ट में निगोशिएट यही कर रहे थे। ठीक है, ये भी एक इमर्ज जो एक प्रोमिनेंट बहुत बड़ी लीडर एडवोकेटिंग जो हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं रहे लेकिन जब तक रहे। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊँ, मोंटेस्क्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म 1917 का क्या है। इसमें डिक्लेरेशन होती है, अनाउंसमेंट होती है, जो किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, किसके रिकॉर्डिंग, इंडिया के रिकॉर्डिंग। ये कहते हैं, ये एक्नॉलेज करते हैं कि इंडिया को इन्वॉल्व करना है इंडियंस को गवर्नेंस में, और प्रॉमिस किया कि रिफॉर्म प्रोग्रेसिव होंगे, और डिक्लेरेशन ने ले डाउन किया फाउंडेशन इंडियन एक्ट जो 1919 का है, और एक प्रोविटल शिफ्ट हुआ ब्रिटिश पॉलिसी का, किसके द्वारा, कि इंडिया के एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम बनाएंगे। ठीक है, अब मोंटेस्क्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म जो 1917 का जो होता है, इसमें जो है देखो ये कुछ की फीचर जो मोंटेस्क्यू चेल्सफॉर्म मोंटेग्यू डिक्लेरेशन के क्या थे, प्रॉमिस किया गया कि रिस्पॉन्सिबल। अब डिक्लेरेशन स्टेट करता है, जैसे स्टेटमेंट वैसे की वैसी बता रहा हूँ, द पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट विद विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इन कंप्लीट अकॉर्ड is that increasing association of Indians in every branch of administration and gradually development of self-government in governing institution, कि self governing institution स्वराज की जो बात इतने अरसे से कर रहे थे, with the view के कुछ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में बनाएगा जो एक इंटीग्रल पार्ट होगा ब्रिटिश एम्पायर का। ग्रेजुअल प्रोसेस, अब डिक्लेरेशन ने एम्फसाइज किया कि ट्रांजिशन होगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ, वुड बी ग्रेजुअल आस्था और कंटीजेंट ऑन इंडियाज रेडीनेस, कि जब इंडिया तैयार होगी, और जज कौन होगा, कब इंडिया तैयार है, ब्रिटिश। कोई इमीडिएट टाइमलाइन नहीं दी, डिक्लेरेशन ने नॉट प्रोवाइडेड एनी स्पेसिफिक टाइमलाइन, कोई रोड मैप अचीव करने के लिए ये सेल्फ गवर्नेंस। तो पेस ऑफ रिफॉर्म जो है वो इंटायरली गवर्नमेंट के ब्रिटिश के हाथ में थे। रिटेंशन ऑफ ब्रिटिश कर दे इंडिया जो है, वाइल प्रोमिसिंग ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन, डिक्लेरेशन ने ये क्लियर कर दिया कि अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन एक बात याद रखना, अब ब्रिटिश ने क्या कर दिया, ब्रिटिश ने बोल दिया कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ काम करेंगे। ठीक है, तो अब जो है डिमांड अब सेल्फ रूल की डिमांड को जो है
सेल्फ रूल, क्योंकि ब्रिटिश ने खुद एक्सेप्ट किया कि हम जो है सेल्फ रूल की तरफ काम कर रहे हैं। अब सेल्फ रूल सेडिशन नहीं होगा, अब डिमांड जो है सेल्फ रूल की सेडिशन नहीं हो सकता जो पहले था, समझे? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो इस तरीके से जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और कुछ अर्लियर एक्सट्रीमिस्ट के जो रोल्स है वो हमने पढ़े, ठीक है। अर्ली एक्सट्रीमिस्ट और सेल्फ रूल के बारे में पढ़ा, स्वराज के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जो है इंडिया क्या कर रही थी, होम रूल मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है एमरजेंस ऑफ गांधी पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। एमरजेंस ऑफ गांधी, ठीक है। उनके कुछ पढ़ेंगे, उन्होंने क्या किया साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में क्या किया, फिर उन्होंने इंडिया में आकर जो है क्या क्या काम किए, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम करीबन नेक्स्ट लेक्चर में जो है काफ़ी हद तक जो है कैप्चर कर लेंगे गांधी का जो है अर्लियर लाइफ, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।